ग्रेविटेशन, कोई भी दो बॉडीज के बीच उनके मास के कारण जो फोर्स लगा करता है बच्चों, उस फोर्स को हम बोला करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कोई भी दो बॉडीज के बीच में बच्चों जो फोर्स लगा करता है बिकॉज ऑफ देयर मास, उस फोर्स को हम बोला करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि यूजुअली बच्चों अट्रैक्शन नेचर का होता है। मैंने यूजुअल वर्ड यूज करा है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। मैं आपको एक बात बताता हूं, सपोज कीजिए कि आप पानी के अंदर, वाटर के अंदर बच्चों एक वुड के टुकड़े को लेके जाइए बच्चों और एक आयरन के टुकड़े को लेके जाइए। यदि आप वाटर के अंदर बच्चों क्या लेके जाते हैं, इफ यू टेक टू ऑब्जेक्ट्स इनटू वाटर, सपोज एक है वुड और एक है बच्चों आयरन। नेचुरली आयरन जो है बच्चों वो पानी से भारी होती है एंड वुड जो होती है बच्चों वो पानी से हल्की होती है। भाई वुड फ्लोट करती है, आयरन डूब जाता है, ये सबको पता है। तो इन दोनों के बीच में बच्चों यदि आप फोर्स देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि दैट वॉन्ट बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट वुड बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, दे वुड रिपल ईच अदर। हमारे को एक बात बताई गई है बच्चों की ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मैथमेटिकली इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपल करेंगे। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन नेचर, इन फ्यू केसेस इट कैन बी ऑफ रिपल्सिव नेचर। ऑफ कोर्स इन मेजर नंबर ऑफ केसेस, इन 99.99% cases you will find that it is of attraction nature, but again I repeat the thing that in very few cases it can be of repulsive nature. So now we come to the Newton's law of gravitation. बच्चों अगर कोई दो बॉडीज हैं भाई एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं उनके मास के कारण, ये हम जान चुके, उससे हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम समझ चुके। वो कितना फोर्स लगाती हैं बच्चों, इससे दिया है न्यूटन ने। न्यूटन बोलता है कि कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है बच्चों, वो फोर्स उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। वो फोर्स बच्चों उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। ये लीजिए आपने क्या करा बच्चों, कोई भी दो बॉडीज के बीच में आप फोर्स देख रहे थे, तो जैसा मैंने कहा कि वो फोर्स जो होगा बच्चों वो उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होगा। भाई पहली बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2, तो मासेस के प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरी बात, वो जो फोर्स होगा बच्चों वो उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज कीजिए इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है बच्चों स्मॉल आर। लेट मी सपोज कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी बच्चों, स्मॉल आर। तो जो फोर्स होगा वो इनके मास के प्रोपोर्शनल। भाई पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, तो जो फोर्स आया वो m1 के प्रोपोर्शनल आया, वो m2 के प्रोपोर्शनल आया, और वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। प्रोपोर्शन का साइन हटा देंगे तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से यदि बच्चों मैंने प्रोपोर्शन का साइन हटा दिया तो मैंने कांस्टेंट लगाऊंगा, ये लीजिए। पहले तो बच्चों मैं इन तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, पहले तो मैंने क्या करा, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करा, और जैसा हम यूजुअली स्कूल लेवल पर लिखा करते हैं मैं वैसा लिख देता हूँ बच्चों। भाई पहली बात, न्यूटन क्या बोलता है कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उनके मास के प्रोपोर्शनल है। मतलब आप मास बढ़ाइए फोर्स बढ़ जाएगा, मास कम कर दीजिए फोर्स कम हो जाएगा। तो पहले वाले मास दूसरे वाले मास दोनों के। फिर तीसरी बात उसने जो बोली बच्चों की जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अब अगर बच्चों में इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं बच्चों, देन आई वुड फाइंड यहाँ जो फोर्स आएगा वो m1 m2 के प्रोपोर्शनल आएगा और आर स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा। और प्रोपोर्शन का साइन हटा देंगे बच्चों तो हम कांस्टेंट लगा देंगे। ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया, ये साहब हमारे पास में कांस्टेंट आ गया। और ये जो हमने कांस्टेंट लगाया बच्चों, इस कांस्टेंट को हम बोला करते हैं बच्चों यूनिवर्सल। इसे क्या नाम देंगे बच्चों, दिस वुड बी नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे हम नाम देंगे बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों
और अभी इसकी वैल्यू के बारे में भी हम बात करते हैं, पर मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं बच्चों। देखिए, कोई भी दो बॉडीज के बीच उनके मास के कारण लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ये माना जाता है कि हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है। वो हमेशा नहीं होता बच्चों, अधिकांश स्थितियों में, बहुत सारी स्थितियों में होता है, पर कुछ स्थितियां ऐसी है बच्चों जिनमें प्रतिकर्षण का भी होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने पानी में वुड और आयरन का एग्जाम्पल लिया। एक्चुअली आप कोई भी लिक्विड लीजिए, उसके अंदर किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके जाइए जो उस लिक्विड से हल्का है, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके जाइए जो कि उस लिक्विड से भारी है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों बच्चों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ना कि अट्रैक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स यूजुअल केसेस में वो अट्रैक्ट करते हैं। अर्थ सन को सन, अर्थ को मून, अर्थ को अर्थ, मून को अट्रैक्ट कर रहे हैं अनडाउटेडली, बट इस केस में बच्चों दे वुड ऑफर अ फोर्स ऑफ रिपल्शन टू ईच अदर। और वो कितना फोर्स लगता है बच्चों, उसके बारे में न्यूटन ने कहा। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उसने देखा, एक मास को फिक्स करके उसने दूसरे मास को चेंज करा। उसने देखा कि अगर मास को मैं डबल कर देता हूँ, फोर्स डबल हो जाता है। मास को 3 टाइम्स कर देता हूँ, फोर्स 3 टाइम्स हो जाता है। मास को 1/5 कर दिया, फोर्स 1/5 हो गया। तो बच्चों मासेस में चेंजेस लाने पर फोर्सेस में चेंजेस आ रहे थे। मास को बढ़ाता गया, फोर्स बढ़ता गया, मास को कम करता गया, फोर्स कम होता गया। तो उस बेसिस पर उसने बताया कि साहब अभी एक मास को फिक्स करके दूसरे मास को चेंज कर रहा हूँ, फिर दूसरे मास को फिक्स करके पहले मास को चेंज कर रहा हूँ, तो बच्चों ये मिलता है। और तीसरी बात उसने जो देखी बच्चों, उसने ये बोली कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस तरीके से बच्चों इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कुछ ये स्थिति बनेगी। प्रोपोर्शन का साइन एज यूजुअल हम हटाएंगे बच्चों, एक कांस्टेंट लगाएंगे, इस कैपिटल जी को हम बोला करते हैं बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है बच्चों, तो एक काम कीजिए, आप जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। भाई आपको कैपिटल जी की यूनिट निकालनी है तो आपने एफ को उसको एक तरफ रखा, बाकी सबको आप दूसरी तरफ ले गए। भाई ये कैपिटल जी है तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, कुछ ऐसा हो जाएगा। और एफ की यूनिट बच्चों होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों मीटर। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? Unit of force is Newton. What is the unit of distance? It is meter. And what about the unit of mass? That is kg. So ये unit जो आएगी बच्चों, that would be Newton meter square per kg square. क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आ गई बच्चों? देखिए, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको छोड़कर आप बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाइए। ये यूनिट आ गई बच्चों। अब इसकी यूनिट के बाद में इसके डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करें अगर, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बच्चों? न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग जानते हैं MLT-2 होता है। भाई ये न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। और जहां तक मीटर का सवाल है बच्चों, उसका डायमेंशनल फार्मूला है L। भाई न्यूटन का है MLT-2 और डिस्टेंस का है मीटर, सॉरी मीटर का है L और मास का है बच्चों M। तो ये लीजिए, अगेन आई रिपीट, न्यूटन का है बच्चों ये, डिस्टेंस का है ये, मास का है ये, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो m की पावर -1 L क्यूब T-2। भाई ये आपके पास में क्या आएगा? m है और ये m स्क्वायर है, m स्क्वायर को ऊपर चले जाइए, m की पावर -1 हो जाएगा, l इंटू एल स्क्वायर, l क्यूब हो जाएगा और ये t की पावर -2 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G। ये कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला आ गया बच्चों। उसकी यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हम लोग देख चुके हैं बच्चों, ये जो है। इसके अलावा तीसरी बात यहाँ पर एक और देख सकते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सपोज कीजिए कि ये जो दोनों मासेस आपने लिए थे बच्चों, अगर इन दोनों मासेस को हम सेम ले लें, इन दोनों मासेस को हम सेम ले लें, m1 बराबर m2, और दोनों मासेस की वैल्यू बच्चों में 1 kg ले लूँ। जितना मास मैं पहला लेता हूं उतना ही मास मैं दूसरा लेता हूं। पहले मास की वैल्यू कितनी? 1 kg। दूसरे मास की वैल्यू कितनी? 1 kg। एंड लेट अस आल्सो सपोज दैट सेपरेशन बिटवीन दीज टू masses is 1 meter. I have taken this assumption that masses of each is 1 kg and distance between their centers is 1 meter. Then force you will find is equals to capital G 1 into 1 over 1 square. Solving this will give us a capital G. So what I say कि बच्चों अगर मैंने दो मास लिए जिनमें से दोनों की ही वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 kg है। अगर मैंने दो मासेस लिए बच्चों, दोनों की वैल्यू 1 kg है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है,
इफ आई टेक टू मासेस, जिन दोनों की वैल्यू 1 kg है, जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों, उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स ही कहलाएगा बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। व्हेन टू मासेस each of 1 kg are kept at distance 1 meter from each other, then what is the force between them is equal to universal gravitation constant। देखिए दोनों बराबर हो गए, F बराबर क्या आ गया बच्चों, F बराबर G आ गया, या बोला जाए तो G बराबर F आ गया। तो अगर कोई दो मासेस आपने लिए हैं जिन दोनों की वैल्यू 1 kg है, जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उस केस में बच्चों उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम कहेंगे बच्चों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो हाउ इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड एज the force between two bodies of masses 1 kg each when they are kept at distance 1 meter। और जब भी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन बनानी हो बच्चों, तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आपको जिसकी डेफिनेशन बनानी है उसको छोड़कर आप बाकी सबको 1 पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको कैपिटल जी की यूनिट निकालनी, डेफिनेशन बनानी थी, तो आपने कैपिटल जी को छोड़कर बाकी तीनों को 1 रख दिया, बस तीनों को 1 रख दिया, ऑटोमेटिकली कैपिटल जी 1 F के बराबर हो गया। और फिर तो केवल उनको शब्दों में ढालना है, उनको वर्ड्स में ढालना है कि आपने दो मासेस लिए, दोनों के मासेस की वैल्यू 1 kg है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, उस केस में उनके बीच में लगने वाला फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा। चलिए साहब, ये तो हमने इसके बारे में बात करी। और ऑफ कोर्स कैपिटल जी जो है बच्चों दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैपिटल जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज नॉट अ वेक्टर काइंड ऑफ क्वांटिटी, इट डज हैव सर्टेन डायरेक्शन। ये बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है दैट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें कोई संशय संदेह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है बच्चों कि जो फोर्स होगा वो एक सदिश राशि होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन जहां तक कैपिटल जी का सवाल है बच्चों, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। एनीवेज, अब बच्चों ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, कैसा है, क्या है नहीं। अब बच्चों इससे हम लोग इसकी तमाम तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए चूंकि ये फोर्स बच्चों आप देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, सिंस दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, चूंकि ये फोर्स बच्चों स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए बच्चों इस लॉ को, ये जो हमने पढ़ा बच्चों, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसे वर्ग व्युत्क्रम का नियम कहा जाता है बच्चों। वर्ग व्युत्क्रम का नियम क्यों कहा गया है, क्योंकि दोनों बॉडीज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, what force is acting between both these two bodies is inversely proportional to square of the distance। As you can see, फोर्स जो है बच्चों वो चूंकि उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसीलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। ये ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन बना करता है स्कूल लेवल पे, व्हाई इट इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो होप यू हैव गॉट दिस। और एक्चुअली जब देखिए न्यूटन ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसके पास में कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था कि फोर्स ऐसा होगा। उसने जस्ट डिस्टेंसेस को चेंज करके देखा, कभी डिस्टेंस को हाफ करा, कभी डबल करा, कभी 1/3 करा, कभी 3 टाइम्स करा, कभी आपको मिल जाएंगी बुक्स वगैरह में मिल जाएगा उसने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म किया था, वो उसकी क्या अपैरेटस वगैरह थी वो, बट वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। मतलब वो हमारे नॉलेज बढ़ाने के लिए, हमें जानने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा, बट उसका हमारी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। अदरवाइज शायद आप लोगों ने नेट वगैरह पे भी पढ़ा हो, या आपकी बुक्स वगैरह आपके कांटेक्ट में जो हो उनमें भी आपने देखा होगा कैसे उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने अलग अलग डिस्टेंस लिए, अलग अलग मासेस लिए, उस बेसिस पर उसने फोर्सेस को देखा और तब उसने ये कंक्लूजन डिसाइड निकाले, और उस बेसिस पर उसने बोला कि साहब इसे आप इनवर्स स्क्वायर लॉ भी नाम दे सकते हैं। क्यों नाम दे सकते हैं, क्योंकि साहब फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे चल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के दौरान कि अगर मान लीजिए फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होते हुए अगर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता या उसके प्रोपोर्शनल होता तो क्या होता, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे, बट अभी के लिए तो आप यही रखें बच्चों। अगली बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, देखिए ये जो कैपिटल जी जो आपने लिखा, कैपिटल जी, उसकी यूनिट के बारे में तो बता दिया। अच्छा एक बात यहाँ पर और रह गई थी बच्चों, वो मैं लिख देता हूँ। कैपिटल जी की वैल्यू है बच्चों 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर बच्चों, ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है। अब यहाँ एक बात मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये जो कैपिटल जी है ये दोनों मासेस को कहाँ रखा है उस बात पर डिपेंड नहीं करता। मेरे कहने का मतलब, मैं अगर अर्थ की सरफेस पर बात करूँ
कैपिटल जी की वैल्यू इतनी। अगर मैं मून पर चला जाऊं तब भी कैपिटल जी की वैल्यू इतनी। अगर मैं सन पे चला जाऊं तब भी कैपिटल जी की वैल्यू इतनी। तो जो कैपिटल जी है बच्चों, उसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कहां पर कैलकुलेशंस लगा रहे हैं, आप कहां पर सारी गणनाएं कर रहे हैं। वेदर यू आर मेकिंग कैलकुलेशन एट ग्राउंड, वेदर यू आर मेकिंग कैलकुलेशन एट मून, एट सन और समवेयर एल्स, एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। सो कैपिटल जी जो है बच्चों, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि गणनाएं जो कैलकुलेशंस है वो कहां किए जा रहे हैं। और इसीलिए हम बोला करते हैं बच्चों कि ये जो नियम है, ये जो कैपिटल जी जो है बच्चों, दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। हमने बोला ना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्र में, यत्र तत्र सर्वत्र में इसका मान बच्चों सदैव एक समान रहता है। और चूंकि बच्चों ये जो है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने उन दोनों के बीच में कौन सी, मान लीजिए जैसे दो मासेस थे, आपने उन दोनों मासेस के बीच में सपोज कीजिए कोई मीडियम रख दिया। जैसे अभी मान लीजिए दो मासेस हैं, इनके बीच में मैंने वैक्यूम रखी, यहाँ पे वैक्यूम है या फिर एयर है या कुछ और रख दिया। फोर्स उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ऑफ कोर्स अगर दोनों मासेस को आप पानी के अंदर ले गए थे तो फिर वो एक अलग बात हो गई, लेकिन सिर्फ आपने बीच में रखा, उनमें नहीं रखा। भाई ये मास अलग रखा है, ये मास अलग रखा है, ये मासेस पानी में डूबे हुए नहीं है, मास के बीच में आपने पानी रख दिया तो भी उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है बच्चों दो बॉडीज के बीच में, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उन्हें कहाँ रखा गया है, वो इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता कि उनके बीच में कौन सा माध्यम है, क्या उनके बीच में पानी है, ग्लिसरीन है, अल्कोहल है और कुछ और मीडियम है। चूंकि बच्चों फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये जो फोर्स होता है बच्चों, इससे हम लोग यूनिवर्सल फोर्स कहा करते हैं। वी कॉल इट यूनिवर्सल फोर्स। एक्चुअली आगे जब आप लोग बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, एक बात तो आपको बता दूं बच्चों, इस चैप्टर में आप जो भी कुछ पढ़ने वाले हो वो सब कुछ आपको आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चों। तो अभी मैं बताऊं आपको यहाँ पर, ये जो फोर्स होता है बच्चों वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है बच्चों वो दोनों के मीडियम के बीच, दोनों के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। भाई अगर मैं कोई दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखाऊंगा ना तो फिर वो मीडियम पर डिपेंड करेगा, बकायदा मीडियम पर डिपेंड करेगा। आपने बीच में एयर रख दी, वैक्यूम रख दिया, माइका रख दी, पानी रख दिया, अल्कोहल रख दिया, ग्लिसरीन रख दी, फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं, force is independent of the medium between the masses. It is why we call बच्चों this is universal force, सार्वत्रिक बल है, या इसे universal law of gravitation भी कहा जाता है बच्चों। Newton's law of gravitation is also known as universal law of gravitation, सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। कारण सिंपल सा बच्चों, क्योंकि दो बॉडीज के बीच में फोर्स उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, उन्हें कहाँ रखा इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि चार्जेस के बीच में फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, उन्हें कहाँ रखा है इस बात पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये यहाँ पर किसी बात पर डिपेंड नहीं करता। मैं फिर बोल रहा हूँ, चार्जेस के बीच में आपने फोर्स उन्हें चार्जेस को कहाँ रखा है और किन उनके बीच में मीडियम क्या है, इन सब बातों के बारे में लगभग डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, यूनिवर्सल फोर्स इसीलिए कहते हैं इसको। और तीसरी बात बच्चों, ये जो फोर्स होता है दोनों मासेस के बीच में, ये फोर्स बच्चों सेंट्रल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स से मतलब क्या बच्चों, ये जो फोर्स होता है, जैसे ये दो मासेस आपने लिए, सो दिस एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ये बच्चों इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। This force would act along the line joining their centers. इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगेगा बच्चों। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो फोर्स लगेगा that would act along the line joining their centers. चौथी बात बच्चों, ये जो फोर्स होता है दिस इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। ये कैसे नेचर का होता है बच्चों? कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, हम लोग वर्क एनर्जी पावर में देख चुके हैं कि इफ वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, अगर वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो फिर वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ए से उठाकर बी तक लेके जाता हूँ, मैं ए से उठाकर बी तक लेके जाता हूँ, सपोज कीजिए मैंने पाथ नंबर 1 फॉलो किया और वर्क डन आया W1। मैंने भैया ए से बी तक लेकर गया फॉलोइंग दिस पाथ और वर्क डन आया सपोज कीजिए W1। फिर मैं ए से बी तक ऐसे गया और पाथ नंबर 2 फॉलो किया और वर्क डन आया सपोज कीजिए बच्चों W2।
भाई मैंने जब पाथ नंबर 1 फॉलो किया, वर्क डन आया W1, फिर मैंने पाथ नंबर 2 फॉलो किया, वर्क डन आया W2, और फिर मैंने पाथ नंबर 3 फॉलो किया और वर्क डन आया बच्चों W3। यदि मैंने पाथ नंबर 1 फॉलो किया, वर्क डन आया इतना, पाथ नंबर 2 फॉलो किया, वर्क डन आया इतना, और पाथ नंबर 3 में वर्क डन आया इतना, तो हर बार जो वर्क डन आएगा बच्चों वो सेम आएगा। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशन में बकायदा इस बारे में देख चुके हैं बच्चों, ओ सॉरी वर्क एनर्जी पावर में देख चुके हैं। तो वहाँ वर्क डन जो होता है बच्चों वो पाथ पर डिपेंड अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स माशाअल्लाह कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इवन हम लोगों ने ये भी देखा है बच्चों कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो होती ही नहीं है। सो W1 बराबर W2 बराबर W3 है बच्चों, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स की विशेषता एक और होती है बच्चों कि अगर इसमें हम राउंड ट्रिप चलते हैं, हम जहाँ से चले थे घूम के अगर वापस से वहीं आ जाएं, तो इस केस में बच्चों वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। इफ समबडी इज ट्रैवलिंग अ राउंड ट्रिप, अगर एक पूरी ट्रिप चली जाए जहाँ से शुरू हुए थे घूम फिर के वहीं आ चुके, तो वर्क डन कार्य बच्चों 0 होगा। पांचवी बात यहाँ पर हम देखें बच्चों, तो इसमें पांचवी बात अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज में बच्चों, तो ये जो फोर्स होता है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लगता है। दिस फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस से मतलब क्या होता है बच्चों, मासेस छोटे छोटे होना चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। आप एक मास पर बैठकर देखो तो दूसरा मास आपको बहुत ज़्यादा बहुत छोटा सा नजर आए, सॉरी, अगर आप पहले वाले मास पर बैठकर दूसरे वाले मास को देख रहे हो तो वो आपको एक पॉइंट नजर आना चाहिए, एक बिंदु नजर आना चाहिए। अब ऐसे ही दूसरे पर जाकर देखो तो वो आपको इतना छोटा नजर आए कि आपको लगे कि नजर ही नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा नजर आना चाहिए। ये जो नियम बच्चों, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। इसका मतलब क्या होगा, एक पर बैठकर दूसरे को देखा पॉइंट नजर आया, दूसरे पर जाकर देखा पहला वाला पॉइंट नजर आया। कहने का मतलब बच्चों जब उनके बीच की जो डिस्टेंस है, when distance between those two masses, when distance between those two masses is very large in comparison of their size, उनका साइज बच्चों छोटा छोटा है और उनके बीच की डिस्टेंस बच्चों वड्डी है। भाई अगर उनके बीच की डिस्टेंस उनके साइज से बहुत ज्यादा है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस बच्चों उनके साइज से बहुत ज़्यादा है तब ये नियम लगेगा। लेकिन अगर लगभग कंपेरेबल होगा ऐसे मासेस, जैसे ये अभी मैंने देखिए इस केस में आप देखिए जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है साइज के कंपैरिजन में, तो फिर ये नहीं लग पाएगा। पर एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो न्यूटन ने जो नियम दिया बच्चों, दैट हैज़ बीन गिवन ओनली फॉर पॉइंट मासेस। अनडाउटेडली बच्चों वो बिंदु द्रव्यमानों के लिए दिया है, मतलब बहुत छोटे होने चाहिए मास और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बट स्टिल अगर मासेस बड़े हैं भी सही बच्चों, ऐसे केस में अगर मासेस बड़े हैं भी सही, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर कोई यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, ऐसा नहीं जैसे हम अर्थ के अंदर बात करें तो अर्थ के अंदर हम जब जाते हैं बच्चों तो कहीं पर मिट्टी आती है, कहीं पर चट्टानें आती हैं, कहीं पर पत्थर आते हैं, कहीं पर पानी आता है, कहीं पर कुछ और आता है। अर्थ हर जगह एक जैसी डेंसिटी की नहीं है। एवरीवेयर यू कैन नॉट से कि डेंसिटी अर्थ की एक जैसी, भाई कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा है तो कहीं डेंसिटी कम है, ऐसा होता है। लेकिन अगर बॉडी को यूनिफॉर्म ले लिया जाए, बिल्कुल हर जगह एक जैसा घनत्व, एक जैसी डेंसिटी का मटेरियल ले लिया जाए बच्चों, तो उस केस में आप पाएंगे कि हम क्या करेंगे, उस केस में हम उस बॉडी का, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये दोनों मासेस थे एंड इफ दीज टू आर अप, जैसे ये देखिए दो मासेस हैं, अब ये पॉइंट मास नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस छोटी सी और साइज बहुत बड़े हैं, तो पॉइंट मासेस नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों, हम पूरी बॉडी के मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। वी शैल एज्यूम पूरा का पूरा मास हम लोकेटेड कहाँ पर मान लेंगे बच्चों, सेंटर पर, और उसके बाद में इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे। जो डिस्टेंस दी जाएगी बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक दी जाएगी, दैट वुड बी टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। आई रिपीट बच्चों, यदि हमारे पास में पॉइंट मासेस हैं, बिंदु द्रव्यमान हैं,
ये नियम एक्चुअली पॉइंट मासेस के लिए लगता है, बड़े मासेस के लिए नहीं लगता। लेकिन अगर मासेस पॉइंट साइज के नहीं भी हो तो घबराने का नहीं। आप क्या करेंगे बच्चों, पूरी बॉडी के मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे, जो सेंटर ऑफ मास के फंडे में आप लोग करते होते हैं, और फिर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेंगे। तो उस केस में ऑब्वियसली बच्चों, अब ये मास आपने पॉइंट केवल सेंटर पे मान लिया, सेंटर पे मान लिया, तो नेचुरल बात है ये पॉइंट मासेस बन जाएंगे। पर ये थ्योरी बच्चों तभी एप्लीकेबल होगी जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर जगह मास की डेंसिटी एक जैसी हो। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है कहीं कम है, तो हो सकता है ये थ्योरी लग जाए, हो सकता है ये थ्योरी नहीं भी लगे। जनरल केसेस में वो लगा दिया करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये हमारे पास में पांचवा जो है इसकी प्रॉपर्टी है। और अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, देखिए ये जो फोर्स है बच्चों, नेचुरल सी बात है कि जितना फोर्स 1 ने 2 पर लगाना है, जैसे देखिए बच्चों ये फोर्स है 1 और ये फोर्स है, ये बॉडी है 1 और वो बॉडी है 2। अभी मैं आपको देखिए, अभी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है बच्चों। अभी अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए फोर्स ऑन 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको तो क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो होगा बच्चों माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r क्यूब इंटू बच्चों क्या r21 वेक्टर। ये लीजिए r12 वेक्टर। एक सेकेंड, फोर्स ऑन 2 निकाल रहे हैं ड्यू टू 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पर बच्चों हम जो वेक्टर लेंगे वो कुछ ऐसा लेंगे भाई, ये सॉरी आर तो उनके बीच की डिस्टेंस है भाई, आर तो जो है वो उनके बीच की डिस्टेंस है। और यहाँ पर जो r12 है, r12 वेक्टर क्या होगा बच्चों, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। भाई आपको कोई भी वेक्टर लेना होता है तो आप क्या करते होते हैं, जैसे ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, और यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अभी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ गया बच्चों। इससे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए r तो उनके बीच की डिस्टेंस है। नाउ दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू बच्चों r12 वेक्टर अपॉन r। इससे ऐसा भी तो लिखा जा सकता है भाई, इस r1 ये r क्यूब को r स्क्वायर इंटू r भी लिखा जा सकता है। और इससे मैं बच्चों अगर आगे लिखना चाहूँ तो दिस वुड बी माइनस g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और कोई भी वेक्टर को बच्चों अगर उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हो, कोई भी वेक्टर को बच्चों अगर आप उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हो तो बन जाता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। सो दिस वुड बी बच्चों r12 यूनिट वेक्टर। ये आ गया बच्चों। इसी तरीके से यदि मैं फोर्स ऑन 1 फोर्स ऑन 1 निकालूं बच्चों ड्यू टू 2, 1 पर 2 के कारण कितना फोर्स होगा, तो 1 पर 2 के कारण कितना फोर्स होगा बच्चों, दैट इज F12, वो होगा इतना माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r क्यूब, और इनटू में क्या होगा बच्चों, इनटू में होगा r21 वेक्टर। r21 वेक्टर, r21 वेक्टर क्या मतलब बच्चों, सीधी सीधी बात है भैया, वेक्टर फ्रॉम 2 टू 1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। या r21 वेक्टर, r21 वेक्टर मतलब क्या बच्चों, जिसकी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ हो। हमेशा हम ए बी वेक्टर जो होता है बच्चों, इट इज ओरिएंटेड फ्रॉम ए टू बी, वैसे ही ये 1 से 2 की तरफ रहेगा। ये लीजिए भाई 2 से 1 की तरफ रहेगा, कुछ इस तरह से। तो भाई r12 वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 2 से 1 रहेगी। नेचुरल सी बात है बच्चों, हम जिस पर एंड होता है उसमें से जहां से शुरू होता है उसको माइनस करा करते हैं। तो ये आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आ गया बच्चों। और आगे हम अगर और बात करें, अगर इसको भी मैं बच्चों उसी तरह से लिखना चाहूँ जैसा मैंने ऊपर लिखा, तो ये माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू में बच्चों ये हो जाएगा r21 वेक्टर अपॉन r। इट कैन बी रिटन दिस वे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इस आधार पर बच्चों ये हो जाएगा माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और वो वेक्टर को यदि बच्चों उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपके पास में बच्चों क्या आ जाएगा, अगर वेक्टर को आपने उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास में बच्चों उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। दिस वुड बी इट्स पोजीशन वेक्टर एज यू कैन सी।
है ना। तो सॉरी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में ये हो गया बच्चों। तो ये वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। सो यू कैन से दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म आ गया बच्चों। अभी देखिए, अब मैं जो आगे आपको बता रहा था वो क्या बता रहा था बच्चों, देखिए ये 2 पर 1 के कारण आया, ये 2 पर 1 के कारण आया, और अब जब 2 पर 1 के कारण आया तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का मतलब क्या होगा बच्चों, R2 माइनस R1 का मतलब होगा वेक्टर 1 से लेके 2 पर एंड होगा। भाई जहां पर एंड होता है पहले उसका पीवी लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं उसका पीवी जहां से उसकी बिगिनिंग हुई थी, जैसा कि हमने यहां पर भी करा। अब इन दोनों को यदि आप देखें बच्चों, तो अगली जो प्रॉपर्टी है मैं जो लिखने जा रहा था बच्चों, वो ये है कि आप देखिए दोनों, इन दोनों की वैल्यू देखिए F21 और F12। अगर आप इन दोनों को देखेंगे बच्चों तो दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है। ऑब्वियसली दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जो मैग्नीट्यूड इसका है बच्चों, अगर इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी है। देख लीजिए GM1 M2 R3 और ये, और वही ये कहाँ है भाई GM1 M2 यहाँ पर भी R3 यहाँ पर भी दोनों जगह पर है, और ये R12 वेक्टर और R2 वेक्टर दोनों नेचुरली दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक वेक्टर 1 से 2 होगा, दूसरा 2 से 1 होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज द नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 1 due to 2. Directions are opposite as Newton third law says कि there is a reaction to every action equal and opposite। तो 1 ने 2 पर जितना फोर्स लगाना है बच्चों, 2 ने भी उतना ही फोर्स 1 पर लगाना है। दिशाएं दोनों की विपरीत होंगी, दिशाएं दोनों की विपरीत होंगी बच्चों। जैसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि आपको एक मास दे रखा है, सपोज कीजिए 2 kg। फर्ज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक मास है आपके पास में 2 kg और एक मास है बच्चों 5 kg। बताइए साहब ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उन दोनों फोर्सेस का रेशो। भाई सपोज कीजिए 2 ने 5 पर लगाया फोर्स F1, 2 ने 5 पर फोर्स लगाया F1 और 5 ने 2 पर फोर्स लगाया F2। इन दोनों फोर्सेस का रेशो बताइए। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रेशो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 1:1। सिंपल। क्यों? क्योंकि जितना 2 ने 5 पर लगाया बच्चों, 5 भी 2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा। दे बोथ विल अप्लाई फोर्स, इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर। द थिंग इज दैट बच्चों देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, नथिंग एल्स। सो दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है बच्चों। अंतर अगर है तो केवल उनकी दिशाओं में अंतर है। और अगली बात बच्चों, दोनों बॉडीज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, जैसे देखिए अगर ये सपोज कीजिए एक मास M1 है और एक मास M2 है, ये दो मासेस लिए। अभी सपोज कीजिए ये दोनों एक दूसरे पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे पर बराबर लगा रहे हैं। अब अगर M1 ने M2 पर F लगाया और M2 ने M1 पर भी F ही लगाना है, तो अब बच्चों ये अभी इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अभी आसपास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके आसपास किसी तीसरे मास M3 को ले जाके रख दूं, जब ये मास M3 नहीं था तब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना था, F था। जब ये रख दिया तब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा, F रहेगा। भाई जब ये मास नहीं था तब इन दोनों के बीच में फोर्स था F। जब इस मास को ले जाके रख दिया तब भी इन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा, F। दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है बच्चों वो उनके आसपास कौन सी बॉडी रखी है उस पर डिपेंड नहीं करता। दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स उनके आसपास के मास पर डिपेंड नहीं करता। कि ये नहीं कि अभी ये नहीं है तब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, F। इसको ले जाके रख देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा घट जाएगा, नहीं। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर बॉडी। एक बात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पहले M1 पर सिर्फ और सिर्फ M2 ने फोर्स लगाया था। भाई पहले M1 पर सिर्फ और सिर्फ M2 ने लगाया था, लेकिन अब M1 पर M2 के अलावा M3 भी फोर्स लगाएगा। तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम नेट चेंज इन फोर्स ऑन M1। M1 पे लगने वाले नेट फोर्स में चेंज आएगा, इसको कोई नकार नहीं सकता। M1 पर नेट फोर्स में जरूर चेंज आएगा, बिकॉज पहले M1 को सिर्फ M2 खींच रहा था, M2 अट्रैक्ट कर रहा था। अब बच्चों M2 को M3 भी अट्रैक्ट करेगा या M1 को M3 भी अट्रैक्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स में चेंज आएगा। लेकिन M1 पर M2 ने पहले कितना फोर्स लगाया था, F, और M1 पर अब भी M2 कितना लगाएगा बच्चों, F। सो फोर्स पर्टिकुलरली बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अनदर बॉडी। बच्चों उस पर जो फोर्स होता है वो एनी अनदर मास से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कोई भी दूसरा मास हो बच्चों आपके पास में उस पर डिपेंड नहीं करता। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर मान लीजिए जैसे ये M1 है और ये M2 है और इन दोनों के बीच में फोर्स F है। अभी फोर्स F है, अभी कुछ आसपास नहीं रखा। जब मैंने यहां पर M3 रख दिया
तो M1 M2 के बीच कितना फोर्स रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था। हाँ, एक बात है कि पहले M1 पर सिर्फ M2 लगा रहा था, अब M1 पर M3 भी लगाएगा, लेकिन जहां तक नेट इंडिविजुअल फोर्स की बात है बच्चों, दैट वुड रिमेन अनअल्टर्ड, दैट वुड रिमेन अनचेंज। दिस इज द थिंग बच्चों। सो दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स उनके बीच के मास पर डिपेंड जो है बच्चों, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, उनके आसपास के किसी मास पर डिपेंड नहीं करता। इस पर हम लोग सम्स भी करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो देखिए ये जो फोर्स है बच्चों वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी नाम दिया जाता है। और ये यूनिवर्सल फोर्स है, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स बच्चों उनके मास, उनके बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो कहाँ रखे उस पर डिपेंड नहीं करता। जबकि चार्जेस में करते हैं, चार्जेस में करता है बच्चों कि उनके बीच में कौन सा मीडियम है। मैंने शायद यहाँ पर ये भी बोला था कि चार्जेस में वो कहाँ रखे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा बच्चों। चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है, वो कहाँ रखें उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो मैंने शायद गलत बोल दिया था, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ बोला था, और शायद कुछ लोगों ने उसको मार्क भी करा कि सर गलत बोल रहे हैं, और जिन्होंने मार्क करा बहुत अच्छी बात है। अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं उसको सुधारूंगा, मुझे उसकी क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने वो गलती नहीं सुधारी तो वो गलती आपकी भी गलती बन जाएगी और वो हो सकता है एग्जाम में हमको खा जाए। एनीवेज, तीसरी बात बच्चों, ये जो फोर्स होता है दिस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, वो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है हमेशा। दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, इट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज बच्चों योर सेंट्रल फोर्स। एंड ये जो फोर्स होता है बच्चों, इसने जो वर्क करना है वो वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है तो उसकी मैकेनिकल तो वर्क डन जो होता है बच्चों कंप्लीट ट्रिप में, राउंड ट्रिप में 0 होता है। अगली बात जो बच्चों न्यूटन ने ये जो नियम दिया था बच्चों, दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, मासेस बहुत छोटे छोटे हो और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, और अगर इसका अगर डिस्टेंस बहुत बड़ी है तो नहीं लग पाएगा। और ऐसे केस में बच्चों अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, पूरे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं और फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। और ये बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म है, ए ने बी पर या बी ने ए पर, 1 ने 2 पर, 2 ने 1 पर। जो फोर्स लगाया बच्चों दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, जो कि यहाँ से आपको नजर आ रहा है। और दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है बच्चों वो आसपास के मीडियम पर, आसपास के मासेस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अगर कोई दो बॉडीज के बीच में फोर्स जो है पहले जितना लगा था बाद में भी बच्चों उतना ही लगेगा, बस होगा ये कि नेट फोर्स में कुछ चेंजेस आ जाएंगे।